इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको इंडियन पॉलिटी का आपको अध्याय 43 देखेंगे। अध्याय 43 होगा। अध्याय 43 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग आपको होगा, संघ लोक सेवा आयोग अध्याय 43 के अंतर्गत। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है, क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्वतंत्रता एवं शक्तियाँ एवं कार्य के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्तियाँ एवं बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब दूसरा यहाँ पर देखिए संरचना, यहाँ पर देखिए अगला संरचना देखिए। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। साधारणतया आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 देखिए, साधारणतया आपको आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं या 9 से 11 तक सदस्य होते हैं। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए भी योग्यता का उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। संविधान ने राष्ट्रपति तथा सदस्यों की सेवा शर्तों निर्धारित करने का अधिकार दिया है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्षों की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं, वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थित या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। देखिए, कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या फिर अध्यक्ष फिर से नियुक्त ना हो जाए। अब देखिए निष्कासन, यहाँ देखिए राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है। पहला को अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो या अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो या अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार कारण भी हटा सकता है, किंतु ऐसे मामले राष्ट्रपति को यह मामला जांच उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच कर बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को हम पद से हटा सकता है। संविधान की इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इस संदर्भ में शब्द कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वह पहला भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी संविदा या कार्य से संबंधित या इच्छुक है। निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है। अब आगे देखिए स्वतंत्रता, यहाँ देखिए संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कार्य करने के निम्नलिखित उपबंध है। पहला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है।
दूसरा यहाँ देखिए, हालांकि अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्त राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरा देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ते या पेंशन सहित सभी खर्च भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता है। चौथा देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और नियोजन या नौकरी का पात्र नहीं हो सकता। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। आपको जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए आपको ये है कि 1979 में उच्चतम न्यायालय ने 1979 में उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष AR किदवई की बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को वैध ठहराया। इसने व्यवस्था दी कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद और यह सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ मतलब क्या है कि 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 जोड़ा गया था। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 को जो उसको जोड़ा गया था पॉइंट नंबर 1 में जो चीज़ होगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 का मतलब 1979 उच्चतम न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष AR किदवई की बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को वैध ठहराया। इसने व्यवस्था दी कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है और यह सरकार का अधीन कोई रोजगार नहीं है। तो आपको यहाँ पर आगे फिर चलते हैं। आपको देखिए संघ लोक आगे आप पॉइंट आपको आपकी सिर्फ 5 में चलते हैं। देखिए संघ लोक सेवा आयोग UPSC का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3 के यहाँ पर फिर आपको है पॉइंट नंबर 3 मतलब जब किसी सदस्य को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो वह नए पद पर 6 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु इनमें से जो पहले हो तक बना रह सकता है। अब आगे यहाँ पर देखिए इसमें कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अच्छा पॉइंट नंबर 6 में देखिए संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद के पुनः नहीं नियुक्त किया जा सकता है, दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं होते हैं। देखिए संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नहीं नियुक्त किया जा सकता है, दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं होता। अब देखिए इसका कार्य क्या है। संघ लोक सेवा आयोग के देखिए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन निम्नानुसार है। देखिए पर वह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं या केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवा नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। देखिए यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग राज्य दो या अधिक राज्य द्वारा अनुरोध करने को किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग राज्य 2 या अधिक राज्य द्वारा अनुरोध करने को किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना एवं प्रवर्तन करने में सहायता करता है। यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्य को सलाह प्रदान करता है। निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों में परामर्श देता है। देखिए सिविल सेवा और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों संबंधित सभी विषयों पर। अब दूसरा यहाँ पर देखिए सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में। तीसरा सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में प्रोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति करने के अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर संबंधित विभाग प्रोन्नति की सिफारिश करता है और संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करने का आग्रह करता है। भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत में काम करते समय अनुशासनिक विषय, ज्ञापन या अर्जी सहित इनमें सम्मिलित है निंदा, किराए से निरानुमोदन, वेतन वृद्धि देने से इनका, पदोन्नति देने से इनका, धन हानि की पुनः प्राप्ति, निम्न सेवाओं या रैंक में कमी जिसको पदावनति कहते हैं, अनिवार्य सेवानिवृत्त, सेवा से हटा देना, सेवा से बर्खास्त कर देना। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या मतलब है उसको देखिए। यहाँ पर उसका मतलब है क्या, देखिए हटाने बर्खास्त करने में यह अंतर है कि पहले मामले में हटाने वाले मामले में वह भविष्य में किसी रोजगार को पाने के लिए अयोग्य नहीं है, जबकि दूसरे मामले में बर्खास्त मामले में वह सरकार के अधीन रोजगार पाने के अयोग्य है।
अब यहाँ देखिए दूसरा आपके यहाँ क्या है कि सिविल सेवक द्वारा देखिए सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की प्रतीक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना। सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाइयों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की गई अदायगी का दावा करना। भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा करना और पेंशन की राशि का निर्धारण करना। अल्पकालीन नियुक्ति 1 वर्ष से अधिक तक एवं नियुक्तियों की नियमितीकरण से संबंधित विषय। आगे हम देखिए सेवा के विस्तार से देखिए सेवा के विस्तार एवं कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामले। कार्मिक प्रबंधन संबंधित अन्य विषय। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार उपरोक्त मामले में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता है तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितताएं पाए जाने पर या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। अतः उपबंध मार्गदर्शक है ना कि आवश्यक। उसी प्रकार न्यायालय ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष एवं बिना मनमानी या बिना बुरे इरादे से करना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग को सदस्य द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया था कि संघ लोक सेवा आयोग को सदस्य द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान के निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकती है। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं की गई है के कारणों से ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। आगे आपको देखिए सीमाएं देखिए सीमाएं इसका देखिए यहाँ पर मतलब जो लिमिटेशन है। निम्नलिखित विषय देखिए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का अधिकार क्षेत्र के बाहर। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता। पर पिछड़ी जाति की नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले पर सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने हेतु आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता उच्च राजनयिक उच्च पद ग्रुप सी एवं डी देखिए किसी पद के अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है। किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम के पद धारण करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या एवं विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा एवं पद के संबंध नियमन बना सकता है जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा और संसद इसे संशोधित या खारिज कर सकती है। अब की भूमिका क्या है? संविधान आशा करता है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी हो। इससे तात्पर्य है कि प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवाओं एवं केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए एवं ग्रुप बी में भर्ती एवं सरकार को सलाह देने से संबंधित है। सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। इस तरह के मुद्दे को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक जन लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के 3 विभागों में से एक देखता है। जहां यूपीएससी भारत में मात्र केंद्रीय भर्ती अधिकरण एजेंसी है, वहीं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत का केंद्रीय कार्मिक अभिकरण है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव की सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह सुझावों पर अमल करे या खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही है कि वह संसद को आयोग के सुझावों से विचलन का कारण बताएं। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है।
1964 में देखिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन ने अनुशासनात्मक विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। समस्या तब खड़ी होती है जब दोनों की सलाह में मतभेद हो। चूंकि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक संस्था है, इसलिए वह केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC देखिए CVC से अधिक प्रभावी CVC से अधिक प्रभावी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया था और अक्टूबर 2003 में इसे सांविधिक दर्जा मिला और CVC को केंद्रीय सतर्कता आयोग अक्टूबर 2003 में इसे सांविधिक दर्जा मिला। अब के पॉइंट नंबर 5 और 6 यहाँ देखिए। पॉइंट नंबर 5 में क्या 1985 में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन संबंधी एक नए मंत्रालय की स्थापना की गई। 1985 में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन संबंधी एक नए मंत्रालय की स्थापना की गई जिसके 3 अलग विभाग बनाए गए हैं। ये विभाग है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दूसरा प्रशासनिक सुधार विभाग और लोक शिकायत एवं पेंशन भोगियों के कल्याण का विभाग। देखिए इन नियमों के आपको पॉइंट समझ इन नियमों को संघ लोक सेवा आयोग सलाह से छूट विनिमय के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या आपको तालिका 43.1 में देखिए यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद 1 नजर में देखिए अनुच्छेद 315 कहता है संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 कहता है क्या कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। दूसरा आपको अनुच्छेद 316 कहता है सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल। अनुच्छेद 317 कहता है कि अनुच्छेद 317 यहाँ पर कह रहा है आपको अनुच्छेद 317 यहाँ पर कहता है क्या लोक सेवा आयोग। देखिए लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्त की निलंबन। अनुच्छेद 317 कहता है लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्त की निलंबन। अनुच्छेद 318 यहाँ पर कहता है क्या आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्त संबंधी नियम बना सकती है। आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारी की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 कहता है आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। अनुच्छेद 319 कहता है आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। अनुच्छेद 320 कहता है लोक सेवा आयोग का। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य। अनुच्छेद 321 कहता है लोक सेवा आयोगों के कार्यों को विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 321 कहता है लोक सेवा आयोगों के कार्यों को विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 कहता है लोक सेवा आयोगों का खर्च। अनुच्छेद 322 कहता है लोक सेवा आयोगों का खर्च और अनुच्छेद 323 कहता है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। अनुच्छेद 323 यहाँ पर कहता है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन आपको हो गया। फिर हम आगे यहाँ पर चलते हैं अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। अब आगे यहाँ पर आपको है अध्याय नंबर 44। अध्याय नंबर 44 में आपको यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग है। अध्याय नंबर 44 में आपके यहाँ क्या है राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपको यहाँ पर है। देखिए संघ यहाँ पर आपको है क्या केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग। देखिए केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के समांतर राज्यों में लोक सेवा आयोग देखिए SP स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे बोलते हैं। SPSC क्या है संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 में अनुच्छेद 315 से 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता एवं शक्तियों के अलावा इसके गठन तथा सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्त इत्यादि का उल्लेख किया गया। अब इसका संरचना देखिए, स्ट्रक्चर क्या है। राज्य लोक सेवा में एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। इस संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया, राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग के सदस्यों की वांछित योग्यता का भी जिक्र नहीं किया गया है, परंतु ये आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्य को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा की शर्त निर्धारित करने का अधिकार दिया है।
आयोग के अध्यक्ष देखिए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के मामले में 65 वर्ष है, जबकि इसमें आपको राज्य लोक सेवा में 62 वर्ष है। हालांकि वे कभी भी राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सौंप सकते हैं। अब राज्यपाल दो परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। पर अब अध्यक्ष का देखिए जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों की वजह से नहीं कर पा रहे हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य संभालेगा जब तक कि अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष नियुक्त किया गया व्यक्ति काम पर नहीं आता। इसमें देखिए पॉइंट नंबर 1 और 2 का क्या यहाँ पर आपको मतलब उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 का यहाँ मतलब मूलतः यह 60 वर्ष थी। मूलतः ये आपको मतलब ये रिटायरमेंट आपको 60 वर्ष थी, परंतु 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे 62 वर्ष कर दिया गया। अब देखिए 15वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उसको पॉइंट नंबर 2 को जोड़ा गया था। मतलब आपकी क्या कि ये राज्यपाल 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। ये आपको 15वें आपको यहाँ पर था आपको 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा उसको जोड़ा गया था। अब इसका देखिए निष्कासन यहाँ पर देखिए निष्कासन के अंतर्गत क्या खास है। देखिए भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते, लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधार पर यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। अतः उन्हें निम्नलिखित आधारों पर हटाया जा सकता है। पर अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा हो, या अगर राष्ट्रपति यह समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक शिथिल के कारण पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, परंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति इस उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद उन्हें बर्खास्त करने या दी गई सलाह का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को हटा सकता है। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध है। न्यायालय द्वारा की जा रही जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इस संदर्भ में संविधान कदाचार शब्द को परिभाषित करता है। संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा जब भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार संबंधित या इच्छुक हो निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार पर लाभ के लिए भाग लेता हो। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए आपको स्वतंत्रता यहाँ पर देखिए इसका अब देखिए संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध है। तो संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कार्य करने के निम्नलिखित उपबंध है। पहला, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, अतः उन्हें पदावधि तक काम करने की सुरक्षा है। दूसरा, अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्त राज्यपाल तय करता है, अतः नियुक्ति के बाद उनमें गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ता एवं पेंशन सहित सभी खर्च राज्य की संचित निधि से मिलते हैं, अतः राज्य विधानमंडल द्वारा इस पर मतदान नहीं होता है। चौथा, देखिए इस राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य तथा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने का पात्र होता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और नियोजन नौकरी का पात्र नहीं हो सकता है या नहीं होता है। अब अगला देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बनने या उस राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, परंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। अब कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं होते हैं।
अब इनका देखिए कार्य क्या, इनका कार्य आपको क्या, इनका कार्य यहाँ पर देखिए राज्य लोक सेवा आयोग, इनका कार्यकाल ग्रुप यहाँ पर देखिए क्या कि राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सेवाओं के लिए वही काम करता है जो संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय सेवाओं के लिए करता है। देखिए और ये पहला देखिए क, यह राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। ख, कार्मिक प्रबंधन संबंधित निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देता है। सिविल सेवा और देखिए सिविल पदों के भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर। दूसरा, सिविल सेवाओं देखिए सिविल सेवा और पदों पर नियुक्ति करने में तथा सेवा प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरे सेवा में तबादले के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत के संबंध में। तीसरा यहाँ पर देखिए सिविल सेवाओं और सेवाओं और पदों पर स्थानांतरण करने में प्रोन्नति या एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर संबंधित विभाग प्रोन्नति की अनुशंसा करता है। संबंधित विभाग प्रोन्नति की अनुशंसा करता है और राज्य लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करने का आग्रह करता है। राज्य सरकार में देखिए राज्य सरकार में सिविल हैसियत में कार्य करते हुए सभी अनुशासनिक विषय, ज्ञापन या अर्जी सहित निंदा प्रस्ताव रोकना, अस्वीकृति, वेतन वृद्धि रोकना, पदोन्नति रोकना, धन हानि की पुनर्प्राप्ति, निम्न सेवाओं या पद पर कर देना, पदावनति अनिवार्य, देखिए सेवा से हटा देना, सेवा से बर्खास्त कर देना, अपने कर्तव्य के निष्पादन के लिए उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाइयों की प्रत्यक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना। 6 नंबर यहाँ पर देखिए राज्य सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई हानि को लेकर पेंशन का दावा और उसी राशि का निर्धारण, साथ ही कार्मिक प्रबंधन संबंधित अन्य मसले। देखिए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उपरोक्त मामले में अगर सरकार राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करती है तो असंतुष्ट सरकारी नौकरों की समस्या नहीं दूर कर सकती। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है, अतः ये उपबंध मार्गदर्शक है, न कि अनिवार्य। उसी प्रकार न्यायालय ने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। हालांकि सरकार को अपना काम निष्पक्ष एवं बिना मनमानी या बिना बुरे इरादों से करना चाहिए। राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निजी प्राधिकार, कॉर्पोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्था की कार्मिक पद्धति को इनके कार्य हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निजी प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्था की कार्मिक पद्धति भी इनके कार्य हैं। अतः राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या कि देखिए राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट के साथ ऐसे ज्ञापन विधानमंडल के समक्ष रखता है जिसमें आयोग द्वारा अस्वीकृत मामले और उनके कारणों का वर्णन किया जाता है। अब देखिए सीमाएँ क्या इनकी, निम्नलिखित विषयों को राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर रखा गया। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं किया जा सकता। पहला, पिछड़ी जाति की नियुक्ति या पदों के आरक्षण के मसले पर। दूसरा, सेवाओं या पदों से सेवा में पदों पर नियुक्ति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने के मसले पर। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के दायरे से आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। संविधान कहता है कि राज्यपाल राज्य सेवा एवं पदों से संबंधित नियमन बना सकता है, जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। परंतु इस तरह के नियमन को राज्यपाल को कम से कम 14 दिनों तक के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होगा। राज्य का विधानमंडल इसे संशोधित या खारिज कर सकता है। अब आपको आगे यहाँ देखिए भूमिका
इसकी क्या भूमिका है? देखिए संविधान राज्य लोक सेवा आयोग को देखिए संविधान राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य में मेरिट पद्धति के प्रहरी प्रहरी के रूप में देखता है। इसकी भूमिका राज्य सेवाओं के लिए भर्ती करना एवं प्रोन्नति एवं अनुशासनात्मक विषयों पर सरकार को सलाह देना है। सेवाओं के वर्गीकरण, भुगतान एवं सेवाओं की स्थिति, कैडेट प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई सरोकार नहीं है। इस तरह के मामलों को कार्मिक विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग देखता है। अतः राज्य लोक सेवा आयोग मात्र राज्य का केंद्रीय भर्ती अधिकरण, जबकि कार्मिक विभाग या सामान्य प्रशासनिक विभाग राज्य का केंद्रीय कार्मिक अधिकरण है। राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी यह सरकार के लिए बात नहीं है। यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह सुझावों पर अमल करे या खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही है कि वह विधानमंडल को आयोगों के सुझाव में विचलन का कारण बताए। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे राज्य लोक सेवा आयोग के सरकारी कार्यों को नियंत्रित किया जा सके। देखिए 1964 में राज्य सतर्कता आयोग के गठन ने अनुशासनात्मक विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। समस्या तब खड़ी होती है जब दोनों की सलाहों में मतभेद हो। चूंकि राज्य लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसलिए वह राज्य सतर्कता आयोग से अधिक प्रभावी है। जिला न्यायाधीश के अलावा न्यायिक सेवा में भर्ती से संबंधित नियम बनाने के मसले पर राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करता है। इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालय से भी संपर्क किया जाता है। अब देखिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जहाँ सीधे संविधान द्वारा किया गया है, वहीं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल की आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। इस तरह संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक सांविधिक मतलब स्टैट्यूटरी संस्था है, ना कि संवैधानिक निकाय। 1966 में पंजाब से पृथक हुए हरियाणा और पंजाब के अल्पकालीन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठित किया गया। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया या हटाया जा सकता है। वे किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। अब देखिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों को राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। प्रत्येक राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद राज्य के आवश्यकता अनुसार भी कार्य कर सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की व्यवस्था के अनुसार 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ताकि योग्य नौकरशाहों की नियुक्ति की जा सके। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग संयुक्त लोक सेवा आयोग को 2 या अधिक प्रांतों के लिए गठन किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए आपको तालिका 44.1 में क्या है, तालिका 44.1 में आप यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद 1 नजर में देखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पे आपको 315 में संघ राज्यों के लोक सेवा आयोग का, अनुच्छेद 316 में आपको सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल है। अनुच्छेद 317 में आपको लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्त के निलंबन। अनुच्छेद 318 में आपको आयोग के सदस्य एवं कर्मचारियों की सेवा शर्त संबंधी नियम बनाने की शक्ति आपको है। अनुच्छेद 318 में आपको क्या है कि आयोग के सदस्य एवं कर्मचारी की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग को कार्य। अनुच्छेद 321 में आपको लोक सेवा आयोगों के कार्यों को विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों को विस्तार करने की शक्ति है। अनुच्छेद 322 में आपको लोक सेवा आयोगों का खर्च। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन आपको है। अब यहाँ पे देखिए
मूलतः यह 60 वर्ष थी। देखिए आपको एक पॉइंट एक मूलतः ये 60 वर्ष थी, मतलब रिटायरमेंट 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे 62 वर्ष कर दिया गया। दूसरा पॉइंट नंबर 2 के हम देखिए, पॉइंट नंबर 2 में क्या है, 15वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा जोड़ा गया था। पॉइंट नंबर 3 में क्या कर दिया, देखिए 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो अंधा था कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति को शरीर या दिमाग की कमजोरी के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। देखिए हटाने एवं बर्खास्त करने में अंतर है कि पहले मामले में वह भविष्य में किसी रोजगार को पाने, मतलब हटाने के मामले में वह भविष्य में किसी रोजगार को पाने के लिए अयोग्य नहीं है, जबकि बर्खास्त के मामले में सरकार के अधीन रोजगार पाने के लिए अयोग्य है। देखिए उसे नियमों को राज्य लोक सेवा आयोग सलाह से छूट विनियम कहा जाता है। आगे आपको देखिए, अगला आपको यहाँ पर आयोग है वित्त आयोग, जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। अध्ययन आपको 45 यहाँ पर देखिए, आपको वित्त आयोग, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं फाइनेंस कमीशन, इसको हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। अगला है आपको अध्ययन नंबर 45 है, इसमें आपको है फाइनेंस आयोग, एक मतलब वित्त मंत्रालय जिसे कहते हैं, वित्त आयोग जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। अब इसका संरचना क्या है, तो वित्त आयोग, यहाँ पर देखिए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। अब देखिए संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष अयोग्यता का निर्धारण किया है अध्यक्ष से। अब देखिए पॉइंट 1 में कहता है कि वित्त आयोग अधिनियम 1951 के द्वारा, यहाँ पर देखिए पॉइंट 1 के अनुसार, और कि अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य चार सदस्यों को निम्नलिखित में प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। अब 4 में यहाँ पर देखिए क्या कि वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिश से करता है। पहला, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। दूसरा, भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाला सिद्धांत। अब कि तीसरा, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। देखिए यहाँ पॉइंट नंबर 2 का यहाँ पर मतलब क्या है कि इस कार्य को 73वें एवं 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिससे क्रमशः पंचायत एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्राप्त हुआ। इस कार्य को 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिससे क्रमशः पंचायत एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्राप्त को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुखद वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय आपको। अब 1960 तक आयोग असम, बिहार, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष आपको जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क निम्न प्राप्तियों की एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता था। संविधान के अनुसार यह सहायता राशि 10 वर्ष की अस्थायी अवधि तक दी जाती रही। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन एवं इस संबंध उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखा जाता है।
अब आगे देखिए यहाँ पर सलाहकारी भूमिका देखिए, ये स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है और इनको मानने की सरकार बात नहीं होती। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे। इसे दूसरे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कि संविधान में यह नहीं बताया गया कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी और आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा। इस संबंध डॉक्टर पी.वी. राजमन्ना चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है कि चूंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्थ भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। यद्यपि यद्यपि 2014 तक यद्यपि 2000 हाँ, देखिए भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। यद्यपि 2014 तक पूर्ववर्ती योजना आयोग गैर संविधानिक और गैर संवैधानिक निकाय के पादु प्रभाव के साथ केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में इसकी भूमिका में कमी आई है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्ना ने संघीय राजकोषीय अंतरणों में पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं वित्त आयोग के बीच कार्य एवं उत्तरदायित्व की बताया है। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था बनाई गई, नीति आयोग, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति। अब यहाँ पर देखिए चूंकि आपको वित्त आयोग उनके अध्यक्ष आपको यहाँ पर वित्त आयोग उनके अध्यक्ष उनकी नियुक्ति वर्ष आप यहाँ पर देखिए तो वित्त आयोग का देखिए आपको प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको केसी नियोगी थे और उसका नियुक्ति 1951 में हुआ था। उसका नियुक्ति आपको 1951 हुआ था। रिपोर्ट जमा करने का वर्ष 1952 था और रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष आपको 1952 से 1957 था। दूसरे वित्त आयोग का अध्यक्ष आपको के संथानम था और इसका नियुक्ति वर्ष 1956 था और रिपोर्ट जमा करने का वर्ष 1957 था और रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष आपको 1957 से 1962 था। तृतीय वित्त आयोग का अध्यक्ष आपको ए के चंद्रा था। तृतीय वित्त आयोग का आपको अध्यक्ष ए के चंद्रा था और इसका नियुक्ति वर्ष 1960 था और रिपोर्ट जमा करने का वर्ष 1961 था और रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष आपको 1962-66 था। अब देखिए तृतीय आपको 1 से लेकर 3 तक आप देख रहे हो गया, आपको 1 से 3 तक आपको हो गया। आगे चलते हैं आपको यहाँ पे आगे देखिए आपको 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिंह था। इसका आपको नियुक्ति वर्ष 2017 था। रिपोर्ट जमा करने का वर्ष 2019 था और आपको रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष आपको 2020 से 2025 है। अब देखिए 14वां इससे पहले का देखिए 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष आपको वाई.बी. रेड्डी था, जिसका नियुक्ति वर्ष 2013 था और आपको रिपोर्ट जमा करने का वर्ष आपको 2014 था और रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष आपको 2015 से 2020 था। अब अनुच्छेद यहाँ देखिए तालिका 445.2 में यहाँ पर वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद एक नजर में देखिए यहाँ पर पहला 280 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाएं, अनुच्छेद 280 में आपको क्या वित्त आयोग है और अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाएं आपको यहाँ पर है। अब आगे हम देखिए अनुच्छेद आपको अध्याय नंबर 46 देखिए। अध्याय नंबर 46 में आपको वस्तु एवं सेवा कर परिषद जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जिसको बोलते हैं, उसको यहाँ पे देखिए ये अध्याय नंबर आपको 46 है। देखिए इस परिषद की आपको सबसे पहले आपको परिषद की स्थापना को यहाँ पर देखिए, परिषद की स्थापना यहाँ पर देखिए 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने देश में एक नई कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। इस कर को सुगमता तथा कुशलता से प्रशासित करने के केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग की जरूरत है। इसी प्रक्रिया को चलाने के संशोधन अंतर वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किया गया है। संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 जोड़ा गया। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आदेश के द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना के लिए शक्तिमत करता है। इसी के अनुसार राष्ट्रपति 2016 में अपने आदेश द्वारा काउंसिल की स्थापना की। काउंसिल का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय राजस्व सचिव काउंसिल के पद में सचिव है। काउंसिल का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय राजस्व सचिव काउंसिल के पद में सचिव है।
टैक्स काउंसिल को देखते हैं, आपको आपको यहाँ पर अध्याय नंबर 46 देखिए यहाँ पर। इसकी में आपको सबसे पहले परिषद की स्थापना यहाँ पर देखिए 101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने देश में एक नई कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। इस कर को सुगमता तथा कुशलता से प्रशासित करने के केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग की जरूरत है। इसी प्रक्रिया को चलाने के लिए संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किया गया है। संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 जोड़ा गया। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना के लिए शक्ति मत करता है। अब पॉइंट नंबर 1 का यहाँ पर मतलब आपको देखिए, यहाँ पॉइंट नंबर 1 का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 279 ए के अनुसार राष्ट्रपति संविधान 101वां संशोधन अध्याय 2016 के लागू होने के 60 दिनों के अंदर एक परिषद काउंसिल का गठन करेंगे, जिसे वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल के नाम से जाना जाएगा। देखिए इसी के अनुसार राष्ट्रपति ने 2016 में अपने आदेश द्वारा काउंसिल की स्थापना की। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 का मतलब राष्ट्रपति का यह आदेश 15 सितंबर 2016 को जारी हुआ। काउंसिल का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। काउंसिल का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय राजस्व सचिव काउंसिल के पद में सचिव है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या कि काउंसिल की दृष्टि और यहाँ पर लक्ष्य देखिए। अपने कार्य संपादन द्वारा काउंसिल जीएसटी देखिए काउंसिल जीएसटी की एक सौहार्दपूर्ण व्यवस्था अथवा वस्तु एवं सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय बाजार की जरूरत द्वारा निर्देशित होगी। इसके साथ ही काउंसिल अपने कामकाज में आवश्यक प्रक्रियाओं का भी निर्धारण करेगी। काउंसिल की दृष्टि और लक्ष्य आपको निम्नवत है। भारत की दृष्टि इसका विजन क्या है? काउंसिल के कामकाज में सहकारी संघ कोऑपरेटिव फेडरेशन उच्च मानकों को स्थापित करना, जो कि जीएसटी से संबंधित सभी जरूरी निर्णय लेने की शक्ति रखने वाला पहला संवैधानिक संघीय निकाय है। इसका लक्ष्य मतलब मिशन यहाँ पर व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया विकसित करके ऐसी जीएसटी संरचना खड़ी करना जो कि सूचना प्रौद्योगिकी संचालित होता उपयोगकर्ता हितैषी हो। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है देखिए काउंसिल की संरचना यहाँ पर देखिए संरचना यहाँ पर देखिए। काउंसिल केंद्र एवं राज्यों का एक संयुक्त फोरम है। काउंसिल केंद्र एवं राज्यों का एक संयुक्त फोरम है जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला, केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं। राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा कारोबार के अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री होते हैं। अब देखिए काउंसिल के राज्यों से नामित सदस्य आपस में से किसी को काउंसिल का उपाध्यक्ष चुनते हैं। वे उसके कार्यकाल को निर्धारित कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के अध्यक्ष को काउंसिल की हर बैठक में अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। आगे यहाँ देखिए काउंसिल का कामकाज यहाँ देखिए काउंसिल का जो कामकाज उसको यहाँ देखिए। काउंसिल के सभी निर्णय इसकी बैठकों में लिए जाते हैं। काउंसिल के कुल सदस्यों की आधी संख्या प्रत्येक बैठक के लिए फोरम के रूप में अनिवार्य है। काउंसिल का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है। निर्णय निम्नलिखित सिद्धांत अनुसार लिए जाते हैं। पहला, केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 1/3 के बराबर होगा तथा दूसरा देखिए समस्त राज्य सरकारों के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 2/3 के बराबर होगा। काउंसिल के किसी निकृत अथवा कार्यवाही को निम्नलिखित आधारों पर अमान्य इनवैलिड नहीं किया है क्या कि आपके पहला यहाँ पर देखिए क्या काउंसिल के संविधान में कोई रिक्ति अथवा दोष होने पर अथवा काउंसिल कोई प्रक्रियागत अनियमितता है जिससे मामला की योग्यता प्रभावित ना होती हो। अब देखिए काउंसिल के कार्य यहाँ देखिए काउंसिल के कार्य निम्नलिखित विषयों पर काउंसिल केंद्र एवं राज्यों को अपनी अनुशंसाएं भेजने के लिए अधिकृत है। पहला यहाँ पर देखिए पहला आपके यहाँ पर क्या है कि केंद्र राज्यों तथा स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित उपकरों अधिकारों के विषय में जिन्हें जीएसटी में विलंबित होता है। दूसरा उन वस्तुओं और सेवाओं के विषय में जिन पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगना या मुक्त किया जाना है। तीसरा आदर्श जीएसटी कानून उगाही के सिद्धांत अंतर प्रांतीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान लगाए गए जीएसटी तथा आपूर्ति स्थान को शासित करने वाला सिद्धांत। चौथा कारोबार की सीमा जिसके नीचे वस्तु और सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है।
पाँचवां जीएसटी, देखिए जीएसटी बैन, देखिए जीएसटी बैन सहित दरें, जीएसटी बैन सहित दरें, न्यूनतम न्यूनतम नियत दरें, फ्लोर रेट्स सहित। छठा, किसी प्राकृतिक आपदा विपदा के दौरान एक नियत अवधि के अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु हेतु विशेष दर अथवा विशेष दर अथवा दरें। अब यहाँ पर आपको आगे है क्या कि देखिए सातवां में देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के विशेष प्रावधान के विषय में जीएसटी संबंधित कोई अन्य मामला जो काउंसिल तय करे। अब देखिए काउंसिल का अन्य कार्य क्या है, देखिए उपरोक्त के अलावा जीएसटी काउंसिल का अन्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, काउंसिल ही अनुशंसा करेगा कि किस तारीख से कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा उन्नयन टरबाइन ईंधन पर जीएसटी लगाया जाएगा। दूसरा, काउंसिल की किसी अनुशंसा अथवा उसे लागू करने के विषय में कोई विवाद होता है तो मामले में अधिक निर्णय के लिए काउंसिल एक तंत्र का निर्माण करेगा। कि पहला देखिए केंद्र तथा राज्य अथवा राज्यों के बीच, केंद्र तथा कोई राज्य या अनेक राज्यों का राज्य एक और तथा कोई राज्य अनेक राज्य दूसरी ओर। देखिए तीसरा, दो अथवा अधिक राज्यों के बीच। तीसरा हम देखिए काउंसिल 5 साल की अवधि के जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को हुई क्षति की अनुशंसा करने का, इसकी अनुशंसा के आधार पर संसद क्षतिपूर्ति का निर्धारण करती है और इसी अनुसार संसद ने 2019 में कानून बनाया। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 के यहाँ पर मतलब आपको ये है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा पूर्व के जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघ शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र, लद्दाख संघीय क्षेत्र। वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017। जो कानून यहाँ बनाया था वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017 आपको। अब आगे यहाँ पर देखिए इस तरह से ये अध्याय आपको पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। अब इस अध्याय के बाद आपको जो दूसरा आपको अध्याय है वो आपको अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग, आपको अध्याय नंबर आपको 47 जो आपको वो आपको अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग। यहाँ पर आपको अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर SC हम देखें। अब यहाँ पर देखिए क्या कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग